नमस्कार। बिजनेस की छोटी मोटी बातें के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये पेशकश है omimai.com की, यानी omimai.com। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने मार्केटिंग के कुछ तरीकों पर बात की थी। आज हम उस बातचीत को एक कदम और आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। और आज का मुद्दा मुझे लगता है हर छोटे बिजनेस ओनर के दिल के बहुत करीब है। हम सब मार्केटिंग करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन दो सवाल हमेशा परेशान करते हैं। हाँ, पहला, इतने सारे तरीकों में से मेरे बिजनेस के लिए सही क्या है, और दूसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं उससे कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। एकदम सही मुद्दे उठाए हैं। और इन्हीं दो सवालों को समझने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। एक है क्लारा, जो एक शानदार अपसाइक्लिंग डिजाइनर है, पर अपनी चीजों की सही कीमत लोगों को समझा नहीं पा रही। हाँ, और दूसरी है रीता, जो एक वेलनेस सेंटर चलाती हैं। उनका मार्केटिंग का खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, पर नतीजे वो उस हिसाब से नहीं आ रहे। तो एक तरफ सही स्ट्रैटेजी बनाने की उलझन, और दूसरी तरफ ये ना पता चलना कि पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जो शायद इन दोनों की समस्याओं का हल है, मार्केटिंग फनल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। हाँ, इसे एक कीप की तरह समझिए। फनल, हाँ जैसे कीप में ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है बिल्कुल। और नीचे आते आते वो पतला हो जाता है। मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, पर उनमें से कुछ ही आपके ग्राहक बनते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए हम 4 लेवल में बांट सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसे और भी लेवल में बांटते हैं, पर शुरुआत के लिए ये 4 काफी हैं। तो सबसे पहला, सबसे चौड़ा लेवल हुआ अवेयरनेस, यानी जागरूकता। हाँ, ये वो स्टेज है जब दुनिया को पहली बार पता चलता है कि आप मौजूद हैं। जैसे किसी भीड़ में पहली बार किसी पर नजर पड़ना, वो बस नोटिस करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, फिर कीप थोड़ी पतली होती है और दूसरा लेवल आता है कंसिडरेशन, यानी विचार। अब जिन लोगों ने नोटिस किया था उनमें से कुछ लोग वो आप में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। जैसे वेबसाइट पे कीप करना या सोशल मीडिया पेज देखना। हाँ, वो सोच रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है। और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा लोग छिड़ जाते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वो तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं। परचेस, यानी खरीद। एग्जैक्टली। इस लेवल पर वो विचार करने वाले लोग असल में अपना पैसा खर्च करके आपके ग्राहक बनते हैं। वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या आपकी सर्विस लेते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छा बिजनेस वो है जो चौथे लेवल पर फोकस करता है, रिटेंशन, यानी ग्राहक को बनाए रखना। कि वो बार बार लौट कर आए। हाँ, नए ग्राहक बनाने से कई ज्यादा आसान और सस्ता होता है पुराने ग्राहकों को बनाए रखना। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। हर लेवल पर लोग कम होते जाते हैं। अब यहीं पे क्लारा की कहानी इस फनल को समझने में हमारी मदद करेगी। हाँ, क्लारा का बिजनेस बहुत अनोखा है। वो पुराने फेंके हुए कपड़ों से नए और फैशनेबल कपड़े बनाती हैं। मतलब उनके कला में दम है, सोच में दम है, लेकिन एक बड़ी समस्या है लोगों की मानसिकता। जैसे ही लोग सुनते हैं पुराने कपड़ों से बना है, उनके दिमाग में आता है, अरे ये तो सस्ता होना चाहिए। वो उसकी मेहनत, उसकी क्रिएटिविटी और पर्यावरण को बचाने की उसकी जो कोशिश है, उसकी कीमत नहीं समझ पाते। तो क्लारा के सामने सवाल ये है कि वो सीधे परचेज लेवल पर कैसे जाए। लोग तो खरीदने से पहले ही कीमत पर अटक जाते हैं। और यहीं पर ज्यादातर नए बिजनेस गलती करते हैं। वो सीधे बिक्री पर फोकस करते हैं, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, ये देखो डिस्काउंट। बिल्कुल। जबकि उनके ग्राहक अभी अवेयरनेस या कंसिडरेशन लेवल पर ही अटके होते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे आप किसी से पहली बार मिले और सीधे शादी की बात करने लगे। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। क्लारा को यह समझना होगा कि उनका पहला लक्ष्य बिक्री करना है ही नहीं। तो फिर क्या है? उनका पहला लक्ष्य है अवेयरनेस फैलाना। लोगों को यह बताना कि अपसाइक्लिंग सिर्फ पुराने कपड़े पहनना नहीं, बल्कि एक आर्ट है, एक स्टेटमेंट है। अच्छा। इसके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोकस किया। सिर्फ खूबसूरत प्रोडक्ट्स की तस्वीरें नहीं डाली, बल्कि बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें डाली। कहानी बताई। हाँ, एक पुरानी फटी हुई जीन्स कैसे एक स्टाइलिश जैकेट में बदल गई। यहाँ मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना था, बिक्री की कोई बात नहीं। तो मतलब कोई बाय नाउ बटन नहीं, कोई कीमत नहीं, सिर्फ कहानी, सिर्फ कहानी। फिर जब लोगों का ध्यान खींचने लगा, तब वो आई दूसरे लक्ष्य पर, जो कि है कंसिडरेशन। मतलब अपने जैसे सोचने वाले लोगों की एक कम्युनिटी बनाना। हाँ, अब भीड़ से बात करने के बजाय उन्हें अपने ट्राइब यानी अपने कबीले के लोगों से बात करनी थी। इसके लिए क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने जेनेरिक पोस्ट से आगे बढ़कर
ट्विटर और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू किए, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट चलाया, अपनी सबसे पुरानी यादों से जुड़ी ड्रेस की कहानी शेयर करें। अरे वाह। हाँ, छोटे छोटे फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप की जो सस्टेनेबल फैशन की बात करते थे। इससे वो लोग जुड़े जिन्हें सच में इस सोच से लगाव था। अब वो सिर्फ दर्शक नहीं थे, वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे थे। बिल्कुल, लेकिन कीमत वाली समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। हाँ। तो यहाँ आता है तीसरा लक्ष्य, जो अभी भी कंसिडरेशन स्टेज का ही हिस्सा है, लोगों को गहराई से शिक्षित करना, एजुकेट करना। हाँ, अब जब लोग सुनने को तैयार थे, तो क्लारा ने वीडियो कंटेंट और ईमेल न्यूज़लेटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने वर्कशॉप की वीडियो बनाई, जिसमें वो दिखाती थी कि एक कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत और कला लगती है। हाँ, और ये भी बताया कि कैसे हर प्रोडक्ट खरीदने से गराक पर्यावरण की मदद कर रहा है, पानी बचा रहा है, कचरा कम कर रहा है। यानी वो अब प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बल्कि उसके बेनिफिट्स और वैल्यूज की बात कर रही थी। एग्जैक्टली। वो ये नहीं कह रही थी कि ये जैकेट कॉटन की है, वो कह रही थी कि ये जैकेट पहनकर आप धरती को बचाने में मदद कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा है चौथा लक्ष्य, कीमत की धारणा को बदलना। ये सबसे मुश्किल काम था। इसके लिए उन्होंने अपने ब्लॉग और कस्टमर स्टोरीज का इस्तेमाल किया। लोगों के इंटरव्यू छापे होंगे। हाँ, जिन्होंने बताया कि उन्हें क्लारा का प्रोडक्ट पहनकर कैसा महसूस होता है, खास, अनोखा और जिम्मेदार। यहाँ उन्होंने समझाया कि कीमत सिर्फ कपड़े की नहीं, उस भावना की है, उस सोच की है, उस कला की है। जैसे जब कोई पेंटिंग खरीदता है तो वो कैनवस और रंगों के पैसे नहीं देता। बिल्कुल, वो कलाकार की सोच और कला के पैसे देता है। वाह, ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। और जब लोगों के मन में ये बात बैठने लगी, तब जाकर क्लारा 5वें लक्ष्य पर आई, यानी परचेज। अब बिक्री पर फोकस करने का सही समय था। अब क्या किया? अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पॉपअप एड्स लगाए, पहली खरीद पर छोटा सा डिस्काउंट ऑफर किया, गूगल माई बिजनेस पर अपना वर्कशॉप लिस्ट किया ताकि लोग उन्हें ढूंढ सके। क्योंकि अब ग्राहक मानसिक रूप से तैयार था, तो उसे खरीदने का रास्ता आसान बनाना जरूरी था। बिल्कुल। और आखिर में छठा लक्ष्य, यानी रिटेंशन। जो ग्राहक बन चुके हैं उन्हें बनाए रखना। सही। अब क्लारा के पास ग्राहकों का ईमेल और फोन नंबर था। उन्होंने उन्हें खास मेंबर ओनली कलेक्शन के बारे में ईमेल भेजना शुरू किया, उनके जन्मदिन पर डिस्काउंट दिए और उनसे उनके खरीदे हुए प्रोडक्ट के साथ तस्वीरें मंगवाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया होगा। हाँ, इससे ग्राहक खास महसूस करते थे और बार बार लौट कर आते थे। तो जो सबसे बड़ा सबक यहाँ मिलता है वो ये कि क्लारा ने सीधे बिक्री पर कूदने की बजाय पहले एक मजबूत नींव तैयार की। उन्होंने फनल के हर लेवल पर सही टूल और सही मैसेज का इस्तेमाल किया। और ये कम्युनिटी बनाने की बात बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस में सीखने वालों को जोड़ते हैं। और ये omimai.com की एक पेशकश है, जहां हम बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातें करते हैं। हाँ, अगर कोई जुड़ना चाहे तो इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए, अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। क्लारा ने तो एक बेहतरीन रणनीति बना ली, लेकिन अब रीता की समस्या पर आते हैं, जिससे ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी रणनीति काम कर भी रही है या नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग आकर फंस जाते हैं। बिल्कुल। रीता एक वेलनेस सेंटर चलाती हैं और डिजिटल मार्केटिंग पर ठीक-ठाक पैसा खर्च कर रही थी। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, सब कुछ। लेकिन महीने के अंत में हिसाब देखती थी तो लगता था कि खर्चा बढ़ता जा रहा है पर बिजनेस उतना नहीं बढ़ रहा। वो अंधेरे में तीर चला रही थी। उन्हें ये कैसे पता चलता कि फेसबुक से कितने ग्राहक आए और गूगल से कितने, या इंस्टाग्राम पर जो इतनी मेहनत हो रही है उसका कोई फायदा भी है या सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स ही मिल रहे हैं? इसी को कहते हैं मेजरमेंट, यानी नतीजों को मापना। और रीता ने इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुलझाया। उन्होंने 3 कदम उठाए। अच्छा। पहला, हर मार्केटिंग एक्टिविटी को उसके लक्ष्य से जोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे क्लारा ने किया था। मतलब उन्होंने साफ साफ लिखा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का लक्ष्य सिर्फ अवेयरनेस और कंसिडरेशन है, बिक्री नहीं। हाँ, जबकि गूगल एड्स का लक्ष्य सीधे परचेज है, क्योंकि जो गूगल पर योगा क्लासेस नियर मी सर्च कर रहा है वो खरीदने के काफी करीब है। एकदम सही। और ईमेल मार्केटिंग का लक्ष्य रिटेंशन है, पुराने ग्राहकों से जुड़े रहना। हाँ। दूसरा कदम था हर प्लेटफॉर्म के लिए सही मैट्रिक्स पहचानना, यानी सफलता को मापने का सही पैमाना चुनना। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वो हर जगह एक ही चीज देखते हैं, कितनी सेल हुई। बिल्कुल, ये तो गलत है। अगर इंस्टाग्राम का लक्ष्य अवेयरनेस बढ़ाना है तो वहां का रिपोर्ट कार्ड सेल से नहीं बनेगा। वो बनेगा इस बात से कि कितने नए लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची, यानी रीच। कितने लोगों ने लाइक या शेयर किया, एंगेजमेंट। आपके फॉलोअर्स बढ़े या नहीं। वेबसाइट पर आप देखेंगे कि लोग कितनी देर रुक रहे हैं,
हर प्लेटफॉर्म का रिपोर्ट कार्ड अलग अलग होता है। सही बात है। और तीसरा और सबसे अहम कदम था नतीजों को 3 पैमानों पर परखना, सिर्फ एक नहीं, 3 अलग अलग नजरियों से। अच्छा, वो 3 पैमाने क्या थे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही पैमाना देखते हैं, मुनाफा हुआ या नहीं। और यही वो गलती कर बैठते हैं। पहला पैमाना है, क्या मार्केटिंग के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं? अगर आपका अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है और उससे लाइक्स और फॉलोअर्स आ रहे हैं तो वो सफल है, भले ही उससे तुरंत एक भी बिक्री ना हुई हो। आपको उसे बिक्री के चश्मे से नहीं देखना है। सही है। दूसरा पैमाना? दूसरा पैमाना बहुत दिलचस्प है। फनल के अगले लेवल पर कितने प्रतिशत लोग जा रहे हैं, जिसे कन्वर्जन रेट कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जन रेट। हाँ, मान लीजिए रीता ने एक फेसबुक कैंपेन चलाया जो 10,000 लोगों तक पहुंचा, लेकिन उनमें से सिर्फ 500 लोग यानी 5% ही वेबसाइट पर गए। ठीक है। और एक दूसरा कैंपेन चलाया जो सिर्फ 2,000 लोगों तक पहुंचा, लेकिन उनमें से 200 लोग यानी 10% वेबसाइट पर गए। तो ऊपर से देखने में तो 10,000 वाला कैंपेन बड़ा और सफल लगता है, पर असल में दूसरा कैंपेन ज्यादा असरदार है, क्योंकि वो सही लोगों तक पहुंच रहा है। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और तीसरा पैमाना तो हर बिजनेस की जान है। क्या कैंपेन किफायती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल। अगर आपकी कमाई 5% बढ़ रही है, लेकिन उसे पाने के लिए मार्केटिंग का खर्चा 10% बढ़ गया है, तो आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मुनाफे का गणित सही बैठना ही चाहिए। आपको ये देखना होगा कि एक ग्राहक को पाने में आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हाँ इन सब चीजों को समझने के लिए रीता ने एक छोटा सा प्रयोग भी किया था। हाँ, उन्होंने 3 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 महीने के लिए बराबर पैसे यानी 2,000 रुपए प्रति सप्ताह खर्च किए। नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। क्या हुआ? एक प्लेटफॉर्म ए पर उन्हें फॉलोअर्स तो सबसे ज्यादा मिले, लगभग 500 नए फॉलोअर्स, लेकिन उनके वेलनेस सेंटर के बारे में पूछताछ करने वाले सिर्फ 5 लोग थे। सिर्फ 5? हाँ। वहीं प्लेटफॉर्म बी पर उन्हें फॉलोअर्स सिर्फ 100 मिले, लेकिन पूछताछ करने वाले 20 लोग थे। अरे वाह! तो इससे रीता को साफ समझ आ गया कि सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या, जिसे हम वैनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, दिखावे के आंकड़े, हाँ, उन पर नहीं जाना है। उनके बिजनेस के लिए असली ग्राहक प्लेटफॉर्म बी से आ रहे थे, भले ही वहां भीड़ कम थी। यही सबसे बड़ा सबक है। कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। आपको बस ये देखना है कि आपके बिजनेस और आपके उस समय के लक्ष्य के लिए कौन सा सही काम कर रहा है। हो सकता है अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म ए अच्छा हो, लेकिन ग्राहक पाने के लिए प्लेटफॉर्म बी बेहतर हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मार्केटिंग अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, ये एक सोची समझी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ। पहले अपना लक्ष्य पहचानें कि आप फनल के किस लेवल पर फोकस कर रहे हैं, फिर उसके लिए सही तरीका और मैसेज चुनें, उसे लॉन्च करें और फिर रीता की तरह नतीजों को लगातार मापते रहें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहें। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ये आदत बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना शुरू में मुश्किल लगता है, क्लच, ब्रेक, गियर सब देखना होता है, पर फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज क्लारा और रीता की कहानी से आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग रणनीति बनाने और उसे मापने में मदद मिलेगी। ये पेशकश थी omyme.com यानी OMEMY.com की। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी देवी द क्यूरियस से जुड़ना न भूलें। आपको बस इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिया गया QR कोड स्कैन करना है, जहां आपको ऐसे और भी पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और वर्कशॉप की जानकारी मिलती रहेगी। आप अगले एपिसोड में किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्दी ही और भी दिलचस्प जानकारी के साथ वापस आएंगे। तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और जुड़े रहें। नमस्कार। और जाते जाते आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल। अगर आप आज अपने बिजनेस के मार्केटिंग फनल को देखें, तो आपको क्या लगता है उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा टूटा हुआ या कमजोर है? क्या लोग आपको जानते ही नहीं, या जानते हैं पर भरोसा नहीं करते, या फिर भरोसा करते हैं पर खरीदते नहीं? उस एक सबसे कमजोर हिस्से को ठीक करने के लिए आपका अगला पहला कदम क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।